अब MTP 5 का क्वेश्चन 29 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं और इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 और यहाँ पे इसका मोड लेते हैं, नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद, अब जनरल इक्वेशंस लेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाली को इसके साथ और दूसरे वाली को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से A1 वेक्टर क्या आ जाएगा? A1 वेक्टर आ जाएगा 3i 8j प्लस 5k। B1 वेक्टर क्या आ जाएगा? 3i माइनस j प्लस k। और हमारे पास A2 वेक्टर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 3i माइनस 7j प्लस 8k एंड B2 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। अब हमें A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो A2 माइनस A1 हम कैसे निकालेंगे? वो आएगा माइनस 3 इज माइनस 6i कैप, माइनस 7 माइनस 8 इज माइनस 15j कैप, 8 माइनस 5 इज 3k कैप। फिर हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2, वो आएगा i j k। B1 के i j और k के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 1 1। फिर B2 के एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां आ जाएगा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 1 माइनस 2, माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 और ये माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 3। तो यहां से आ गया माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे हम यहां पर। वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। अब हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे। A2 माइनस A1 हमारे पास आया है माइनस 6i माइनस 15j प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 आया है माइनस 3i माइनस 6j प्लस 3k का मोड और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36, 3 का स्क्वायर 9। माइनस 6 इंटू माइनस 3 इज प्लस 18, माइनस 15 प्लस 6 इज 90 एंड 3 3 9। यहां पे आ गया 36 प्लस 18
54 आ गया, और यहाँ पे ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 90, 18, 9, 117. सो 117 बाई √54 यूनिट्स. तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी 117 बाई √54 यहाँ पर आ रही है. रेस्पेक्टिव फॉर्मूला हमें यूज करना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल देनी है. इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए. क्वेश्चन 30 क्या है? इंटीग्रेशन से है. लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x इंटू √1 माइनस साइन स्क्वेयर x dx. इसका इंटीग्रेशन हमें करना है. 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वेयर एक्स के. तो इसको हम लिख सकते हैं रूट कॉस स्क्वेयर एक्स, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स dx. अब कॉस स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई होता नहीं इंटीग्रेशन का, तो हम इसको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे. कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वेयर थीटा. इस 2 को इधर ले आए तो cos स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. तो सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं हम इसको 0 to π/2. cos स्क्वेयर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस, अब एंगल जो है उसका डबल करना है, cos 2x बाई 2 dx. 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे. अब इंटीग्रेशन तो इसका हो गया, अब हम लिमिट्स को पुट करते हैं. जब हम यहाँ अपर लिमिट को पुट करेंगे तो π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 माइनस 0 प्लस साइन 0/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई होता है 0 आपका, तो ये पूरी टर्म 0, साइन 0 भी होता है 0, यानी ये सारी टर्म 0 बन गई. यहाँ बचा केवल π/2, तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू π/2, दैट विल बी π/4. तो इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो π/4 आई. तो यहाँ आपको बस एक ही टर्म माइंड में रखनी है कि cos स्क्वेयर एक्स को मल्टीपल एंगल में ब्रेक करना है, एंड देन उसके बाद तो इंटीग्रेशन एकदम इजी यहाँ पर दे रखा है. अब क्वेश्चन 30 के और वाला पार्ट देखिए जो इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है. x की पावर 4/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. आप नीचे देखें तो हाईएस्ट पावर 3 प्रेजेंट है और ऊपर जो है हाईएस्ट पावर 4 प्रेजेंट है. यानी अगर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से ज़्यादा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन या फिर इक्वल या फिर लेस देन होती है डेनोमिनेटर से, तो वो जो फ्रैक्शन है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन का ही इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते. यहाँ इक्वल होता है तो भी इम्प्रॉपर होता है. जब ऐसा केस आ जाए कि बड़ी या फिर बराबर दे रखी हो तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं. तो x की पावर 4 को हम डिवाइड कर लेंगे इससे. यहाँ देखो x क्यूब, यहाँ पे आएगा आपका x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1. तो ये x क्यूब को x4 बनाने के लिए x चाहिए होगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 4
माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिंबल चेंज होंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी एक बार और हो सकता है 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर -1, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ बचा 1। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 यानी कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। अब इसका तो इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया x प्लस, इस टर्म का करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस I1 हमारे पास है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस टर्म को हम मान लेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ऊपर हम इस तरीके की लीनियर टर्म लेते हैं। अब हम दोनों तरफ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग, इसको नाम दे दो कुछ 1, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड इन सेकंड में दोनों तरफ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में आएगी तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो हम वैदिक मेथड यूज़ कर लेंगे। यहाँ देखो x माइनस 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। पूरी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 रख दो, x 1 रखोगे तो यहाँ 1 रहेगा आपका, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू a और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आया 2a इज इक्वल टू 1 यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। अब और कुछ पुट करने से bc नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं b एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस बी और दोनों में से x कॉमन ले लें तो c माइनस बी और यहाँ पर a माइनस सी। अब दोनों तरफ कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म, comparing the coefficient of x square x and constant term, तो क्या आएंगे वो, ध्यान से देखो। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी और दूसरी साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब 0 है उसका कोफिशिएंट। a हमने अभी निकाला था 1/2, b इज इक्वल टू 0 यानी b की वैल्यू आ गई -1/2। अब यहाँ देखो c माइनस बी,
x का कॉफिशिएंट भी यहाँ 0 है, तो c माइनस बी इज 0, c इज इक्वल टू b, यानी जो c है वो भी कितना आ जाएगा, -1/2। a, b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो वो आप यहां पर पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो गया, -1/2 अपॉन x माइनस 1, ये प्लस का 1/2 है, प्लस -1/2x माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 x माइनस 1, इसको दोनों इसको एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में, तो इस टर्म की जगह हम ये टर्म यहां फर्स्ट में रख सकते हैं, तो यहां रख देंगे, सो I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/x स्क्वेयर प्लस 1 dx। सभी पे अलग अलग इंटीग्रल लगा देंगे, 1/2 को बाहर ले लिया, 1/x माइनस 1 dx, यहाँ पे -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब आप देखें तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है, बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनाना होगा। ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए देखो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगी बात। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये तो फॉर्मूला होता है। अब नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हो तो फंक्शन को हम log में लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ऐसा बता दें, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो वो बराबर होता है log ऑफ fx प्लस c के। अब I1 की वैल्यू हमें मिल गई, I1 की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देना स्टार, तो I किसके बराबर आएगा, I इज एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी। तो सिंपली पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, आफ्टर दैट टर्म्स को अलग कर लेना है, फिर जो ये टर्म्स बच जाएंगी इनमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है और फिर यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज P, वो है 1 3 3। इस पॉइंट से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 दे रखी है और वो कह रहा है कि आपको इस लाइन पर वो पॉइंट निकालना है जिससे इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो 5 है हमारी। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके साथ जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इतनी बड़ी निकली, मतलब कि डेसिमल्स में, कुछ यहाँ एक बहुत बड़ा सा नंबर प्लस माइनस और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर नीचे भी, मतलब उसको सॉल्व करने पर एक बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू हमें मिलती।
और लेमडा की इतनी बड़ी वैल्यू बन पाना इम्पॉसिबल है। तो फिर हमने यहाँ पर कंक्लूड किया कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये मिसप्रिंट है। और फिर हमने क्वेश्चन को सर्च किया तो सेम क्वेश्चन हमें मिल गया, बट वहां पर ये इक्वेशन कुछ अलग दे रखी थी। और वो इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। ये इक्वेशन आपके पास एक्चुअली में यहां पर होगी। अब क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको लैम्डा के बराबर ले लेंगे। जब इसको लैम्डा के बराबर लोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा और 2 को इधर ले जाएंगे -2, 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 3। ये इस लाइन AB पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। अब लैम्डा की सम वैल्यू के लिए हम इसको Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of Q। और Q से जो P की डिस्टेंस है हमने माना है वो 5 है। आप तो PQ डिस्टेंस आपके पास कितनी है? डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब डिस्टेंस PQ आप निकालें तो वो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 3 लैम्डा -2 -1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 लैम्डा -2 -1 का स्क्वायर, 2 लैम्डा -1 -3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 3 -3 का स्क्वायर, और इसका रूट जो है वो 5 के बराबर है। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बन जाएगा 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 -18 लैम्डा, यहाँ ओपन करो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 -16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 16 प्लस 9 इज 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 प्लस 4 इज 17 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे -18 और -16 हो जाएगा -34 लैम्डा इज 0। लैम्डा कॉमन लेंगे, 17 लैम्डा -34 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर 17 लैम्डा -34 0 होगा। 17 लैम्डा इज 34, लैम्डा इज 2। तो लैम्डा की दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, 0 और 2। अब जब हमने जो इक्वेशन आपको MTP में दे रखी है उसको लेकर के लैम्डा की वैल्यू निकाली, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आई। और ऐसा नहीं होता है एग्जाम के अंदर कि कुछ भी इक्वेशन आपको दे दी जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। इक्वेशन को पहले वैलिडेट करना होता है कि लैम्डा की वैल्यू हमेशा मोस्टली बहुत सिंपल आती है, और अगर डेसिमल में भी आएगी तो बहुत छोटा। वो बहुत बड़ा डेसिमल आ रहा था तो डेफिनेटली वो एक मिस्टेक थी। तो फिर इसको चेक करने पर ये क्वेश्चन लेके करना है। आप उसे चेक भी कर सकते हैं, उसको लेकर के बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। अब जब हम लैम्डा को 0 लेंगे यहाँ पर, तो इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR वो क्या आएंगे? लैम्डा को एक बार तो 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो -2 -1
3, -2 -1 3, एंड जब लेमडा को 2 लोगे तो 3 2 जा 6, 6 -2 इज 4, यहां रखोगे 2 2 जा 4, -1 इज 3 एंड 2 2 जा 4 + 3 इज 7। तो इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे -2 -1 3 और 4 3 7 आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 32 सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 देखिए, जो इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है। लेट I इज इक्वल टू π/6 to π/3 1/1 प्लस रूट 10x dx। अब यहां पर आपको करने के लिए इस रूट 10x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट sin x अपॉन cos x, दोनों पे अलग अलग रूट लगा लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे यहां पर। तो ये आ जाएगा आपके पास π/6 to π/3 1/1 प्लस रूट sin x अपॉन रूट cos x dx। यहां पे इसका एलसीएम ले लो, तो यहां आ जाएगा π/6 to π/3 रूट cos x प्लस रूट sin x dx। अब ये रूट cos x ऊपर आ जाएगा, π/6 to π/3 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x dx। अब हम यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंड दैट विल बी, अगर हमें a to b fx dx दे रखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की कि a प्लस b माइनस x आप लिख सकते हो। ये 60 ये 30 तो कितना बन जाएगा 90, यानी x की जगह हम 90 माइनस x लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू π/6 to π/3 रूट cos π/2 माइनस x, दोनों को जोड़ोगे तो π/2, ऐसे ही नीचे आ जाएगा रूट cos π/2 माइनस x, यहाँ पे भी आ जाएगा रूट sin π/2 माइनस x। अब आप ध्यान से देखें तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये बन जाएगा आपका रूट sin x, नीचे ये बन जाएगा रूट sin x प्लस रूट cos x dx। इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान लो, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड क्यों करेंगे, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड होके हो जाएंगे आपके और डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे क्या आएगा, I प्लस I इज इक्वल टू π/6 to π/2 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x। दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा और यहाँ पे π/6 to π/3 रूट cos x प्लस रूट sin x, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी। सो रूट cos x प्लस रूट sin x dx, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया और वैल्यू मिली हमें 1। 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x π/6 to π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 30 इज 30, यानी π/6 आ जाएगा। 2i बराबर है π/6 के, 2 को इधर ले जाएंगे तो i आ जाएगा π/12। तो यहाँ इस इंटीग्रेशन को
सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो हमें π/12 यहाँ पर मिलेगी। तो सिंपली आपको यहाँ दिखना चाहिए कि आपका 10x को जब ब्रेक कर लोगे तो कुछ ऐसी शक्ल इसकी बन जाएगी। फिर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे और फिर दोनों को ऐड करके इंटीग्रेशन करना यहाँ पर इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 33 देखिए। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वी हैड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। Let the equilateral triangle of side A। अब यहां पर आप इस वर्टेक्स से जब मीडियन डालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है वो आपकी एल्टीट्यूड के ही बराबर हो जाती है। आप लिख देंगे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल median is equal to altitude। median and altitude are same। median और जो altitude है वो सेम होते हैं। तो यहां पर इस altitude को या हाइट को हम h मान लेते हैं और इसकी साइड a है, ये हो जाएगी a/2, ये भी a/2 और ये भी a। इसको नाम दे दो कुछ ABCD। नाउ इन ट्रायंगल ADC, AD का स्क्वायर प्लस DC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AC का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर प्लस A²/4 इज इक्वल टू A²। इस तरफ ले जाओ, A² माइनस A²/4, एलसीएम 4A² माइनस A² यानी 3A²/4। रूट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2A। ये आ गया हमारे पास h। अब यहां से a निकाल लें हम, तो a आ जाएगा 2h/√3 और हमें यहां पर गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मीडियन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मीडियन, और मीडियन और एल्टीट्यूड बराबर हैं, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है dh/dt हमें दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका रेट ऑफ चेंज है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वो कह रहा है साइड का रेट ऑफ चेंज निकाल दो, मतलब ए का रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसको नाम दो फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जो dA/dt है वो बराबर आ जाएगा 2/2√3 इंटू dH/dt, और dH/dt हमारे पास बराबर है आपका 2/2√3 इंटू 2√3। यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है, दिस विल बी 2h/√3। तो यहाँ पे केवल √3 है आपका, 2√3 नहीं है, √3 है। यहाँ से आएगा √3, √3 से √3 कैंसिल आ गया, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। थोड़ा सा बेसिक आपके माइंड में होना चाहिए और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेट ऑफ चेंज दे रखा है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू रख दी और डायरेक्टली हमें dA/dt यानी कि साइड का रेट ऑफ चेंज आ गया। सो साइड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज
चेंज ऑफ साइड इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, दो नंबर्स का सम 5 है। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर। मतलब इन नंबर्स के क्यूब्स का जो सम है उसको हमें लीस्ट मतलब मिनिमम करना है और फिर इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो मैं वो नंबर्स मान लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y, और हमें जो x प्लस वाई है वो 5 आपका दे रखा है। तो यहां से ये एक्चुअली दिया किस लिए वो अभी समझ में आएगा। लेट s denotes the sum of cubes of numbers, इनके क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए ताकि मैं उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाऊं। तो उसके लिए आप यहां से या तो x या y में चेंज कर लो। कॉमन प्रैक्टिस यही है कि हम dy बाई डी एक्स ज़्यादा निकालते हैं, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो, वो आ जाएगी 5 माइनस एक्स, एक्स क्यूब 5 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ds ओवर dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे, अंदर वाली टर्म का आ जाएगा -1, इसको आगे ले आओ 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे, इस ds ओवर dx को 0 के बराबर रख के x की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर लो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर माइनस 75 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x इज 0। इधर जाके ये प्लस का और इसको इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 75 बाई 30 यानी 2 टाइम्स जाएगा, बचेगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और 5 टाइम, पॉइंट लगाने के लिए 0, यहाँ 5 2.5 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2.5 और x की वैल्यू 2.5 पर मुझे इसे मिनिमम प्रूव करना है। तो मिनिमम करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेते हैं। d2s ओवर dx स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6x प्लस यहाँ -3 है आपका, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 कम करेंगे, 5 माइनस एक्स, पावर में से 1 कम यानी 1 हो जाएगा और -1 आ जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा 6x प्लस 6x इंटू 5 माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2.5। तो d2s ओवर dx स्क्वायर क्या बन जाएगा, पुट कर दो यहाँ 6 इंटू 2.5 प्लस 6, यहाँ पे 1 है, 6 इंटू 5 माइनस 2.5। आप चेक करें, ये भी पॉजिटिव आ रहा है आपका और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। d2x ओवर dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो s इज मिनिमम, सो s इज लीस्ट। तो जो s है वो क्या हो जाएगा हमारे पास
मिनिमम हो गया, इतना काम हमारा हो गया। x की वैल्यू निकाल ली, y अपने पास यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2.5 इज 2.5। अब वो अगला काम करने के लिए क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर। वो कह रहा है कि सम निकाल दो दोनों नंबर्स के स्क्वायर का, यानी 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 0.2 टाइम्स लग जाएगा तो 6.25 प्लस 6.25 यानी 12.50। तो दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो हमारे पास 12.50 यहाँ पर होगा। तो पहले तो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके हमें उसका क्या कर देना है, उसको मिनिमम प्रूव कर देना है, और फिर दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो हमें निकाल देना है। अब क्वेश्चन 34 देखिए। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी। 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, उसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। एक्स रैंडम वेरिएबल है किसके लिए, ब्लैक बॉल्स का। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, इफ यस फाइंड द मीन ऑफ एक्स। अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू और निकाल दीजिए, मीन की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें तो अर्न में क्या है हमारे पास, अर्न कंटेन्स, अर्न में है हमारे पास 5 रेड प्लस 2 ब्लैक बॉल्स, यानी कि टोटल 7 बॉल्स हमारे पास यहां पर हैं। एंड इसके बाद वो कह रहा है 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 2 बॉल्स हम निकाल रहे हैं तो वो कैसी कैसी निकल सकती हैं, हो सकता है दोनों ब्लैक आ जाएं, दोनों रेड आ जाएं। तो इस इवेंट को हम मानते हैं लेट B1, B2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही हम मान लेते हैं R1, R2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली। तो B1 इवेंट है कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, B2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, R1 इवेंट है पहले ड्रा में, R2 इवेंट है हमारा दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, रेड बॉल निकले। तो लेट एक्स डिनोट्स द, या फिर मानना नहीं है उसने दे रखा है, एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ ब्लैक बॉल्स। डेफिनेटली वो ब्लैक बॉल्स की बात कर रहा है। अब क्लियरली एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स की जो वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं 0, हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए, एक आ जाए, या फिर 2 ब्लैक बॉल्स हमारे पास आ जाएं। अब इससे पहले हम कुछ प्रोबेबिलिटीज और निकाल लेते हैं। PB1 यानी कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, वो देखो क्या है, 2 ब्लैक हैं, टोटल 7 हैं, 2/7। अब दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल 2 तरीके से निकल सकती है, जब पहली बॉल भी ब्लैक आई हो
या पहली बॉल रेड आई हो। आप समझें, दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी ब्लैक निकली हो। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो इसमें फर्क पड़ता है। दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी ब्लैक निकली है। अब आप देखो, पहले ब्लैक निकल चुकी है, यानी ब्लैक हो गई 1 यहाँ पर और टोटल हो गई 6। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। या फिर दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में आपकी रेड बॉल निकली हो। तो पहले ड्रा में यदि रेड निकली है तो ये 4, ये 2, टोटल रह गई 6, और तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। 2/6। अब ऐसे ही पहले ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/7। अब दूसरे ड्रा में जो रेड बॉल है उसमें भी 2 केसेस बनेंगे। दूसरे ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी रेड बॉल आई हो। तो एक पहले से निकल चुकी है, ये हो गए 4, टोटल हो गए 6। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। दूसरे ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में ब्लैक निकली हो, यानी कि यहां से गई है बॉल, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो ये प्रोबेबिलिटीज की हमें ज़रूरत थी। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। Px इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लैक बॉल। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमें एक भी ब्लैक बॉल ना मिले, यानी कि दोनों ही क्या मिले, रेड मिले, पहली भी रेड दूसरी भी रेड। और आप ध्यान से देखें, दूसरी रेड हमें कैसे मिलेगी, जब पहली भी रेड आई है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो PR1 R2। यहाँ पर जो PR1 है वो तो फर्स्ट ड्रा है, और जो PR2 है वो कब है, जब पहली भी रेड निकली है। तो PR1 की वैल्यू है 5/7 और R2/R1 की वैल्यू है 4/6, यानी 20/42। इसके बाद Px इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक बॉल, कि हमें एक ब्लैक बॉल मिले। वो कैसे मिल सकती है, हो सकता है पहली रेड आए दूसरी ब्लैक आ जाए, या फिर हो सकता है पहली ब्लैक आ जाए दूसरी रेड आ जाए। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए। पहली रेड, कोई दिक्कत नहीं, R1 हो गया। पहली रेड आई है तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये हो जाएगा PB2, और पहली आई है रेड, प्लस यहां PB1 और दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यानी PR2 जब पहली ब्लैक आई। तो यहां वैल्यूज रखेंगे, PR1 है हमारे पास 5/7, PB2/R1 है हमारे पास 2/6, PB1 है हमारे पास 2/7, PR2/B1 है हमारे पास 5/6। ये हो गया 10/42, 10/42, यानी 20/42। इसके बाद हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, हमें 2 ब्लैक बॉल्स हमारी मिले। तो वो क्या हो जाएगा, P पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, पहली ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक जब पहली भी ब्लैक है आपकी। तो PB1 है हमारे पास 2/7, B2/B1 है 1/6, यानी 2/42।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो आ जाएगा, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ px लिखेंगे। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी, वो आई है 20/42। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी, वो आई है 20/42। x 2 पर वैल्यू आई है 2/42। अब हम इसका मीन भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ x लिखो, यहाँ px लिखो, और यहाँ निकाल दो xi pi या फिर pi xi, दोनों का प्रोडक्ट 0, 20/42, 4/42। और जो मीन है हमारा वो क्या होता है, समेशन ऑफ pi xi होता है। pi xi का जो सम है उसी को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। सबको ऐड कर लो, 0 + 20/42 + 4/42 यानी 24/42। यहाँ इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 से 12, 2 से 21, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 7, यानी जो मीन है वो क्या आ रहा है, 4/7। मीन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई से भी डिनोट करते हैं। तो पहले तो आपको इस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद पी xi निकालना है, और पी xi के समेशन को ही हम यहाँ पर मीन बोलते हैं आपका। अब 34 के और वाला पार्ट देखिए। सपोज 5 मैन आउट ऑफ 100, यानी कि 100 मैन में से 5 आपके ऑडिटर्स हैं, और 1000 वुमेन्स में से 25 वुमेन ऑडिटर्स हैं। ऑडिटर्स मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से स्पीकर्स हैं, कि इतने वुमेन्स में से केवल इतनी वुमेन आपको ऑडिटर मिलेंगी, और 100 मैन में से 5 आपको ऑडिटर्स मिल जाएंगे। एन ऑडिटर इज चूजन एट रैंडम, और एक ऑडिटर को इनमें से चुन लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल पर्सन बीइंग सिलेक्टेड, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि ऑडिटर चूज हो चुका है, वो मेल पर्सन चूज हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन, तो मैन या वुमेन चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। तो यहाँ हम कुछ इवेंट्स मान लेते हैं। लेट E1 डिनोट्स द इवेंट of selecting a man and E2 denotes the event of selecting a woman। अब मैन और वुमेन आपके इक्वल हैं, तो मैन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी या फिर वुमेन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और वो होगी आपकी 1/2। जैसे अब मान लो 4 मैन हैं और 4 ही वुमेन हैं आपके, दोनों सेम नंबर में हैं, तो मैन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 टोटल यानी 1/2। अब वो सेम नंबर कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही आएगी, तो दोनों के चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग आ ऑरेटर। ए इवेंट मान लिया कि हमने एक ऑरेटर को चूज किया है। अब PA/E1 मतलब E1 इवेंट पहले से हो चुका है, यानी कि मैन चूज हो चुका है, उसके ऑरेटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें दे रखा था कि 100 में से 5 मैन हमारे ऑरेटर हैं, यानी कि 100/5, 5/100। और PA/E2 यानी वोमेन चूज हो चुकी है, उसके ऑरेटर होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 25/1000। ये दे रखी है आपको। अब वो पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी किस बात की,
कि ऑरेटर है ये पहले से पता चल चुका है, ऑरेटर चूज हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि वो मेल पर्सन है यानी कि E1 हो। तो P(E1)/A हमें निकालना है। एन ऑरेटर इज चूजन, एन ऑरेटर इज चूजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मैन। तो एक मेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम यहाँ बेस थ्योरम यूज कर लेंगे, बाई बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम से P(E1)/A किसके बराबर होगा हमारा, वो होगा P(A)(E1) इंटू P(A)/E1 अपॉन P(E1) इंटू P(A)/E1 प्लस P(E2) इंटू P(A)/E2। बस सारी वैल्यूज अपने पास हैं, यहाँ पुट करेंगे। P(E1) है 1/2, A/E1 है 5/100, 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 25/1000। अब ज़रा एलसीएम लें, ऊपर तो वैल्यू आ रही है 5/200 और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो है 200 और यहाँ है 2000, ऑब्वियसली एलसीएम आ जाएगा 2000 और 200 से 1000 को जब आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा 10, 10 की 5 से हो जाएगा 50 प्लस यहाँ तो 1 आएगा प्लस 25, ये बन गया 5/200, 75/2000। ये सबसे ऊपर चला जाएगा 5/200 इंटू 2000/75, 5 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपका 15, 5 से 2, 5 से 3, यानी कि P(E1)/A जो है हमारे पास वो 2/3 आएगा, यानी ऑरेटर सेलेक्ट हो चुका है और वो मेल ऑरेटर सेलेक्ट हुआ हो, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 हमारे पास यहाँ होगी।